चल जाओ, वहीं चल जाओ। ठीक है, तो हम लोग यहीं शुरू करते हैं। बिल्ड एन इक्वेशन, यही वाला छोड़ के गए थे पिछले क्लास में। थोड़ा सा रिकैप, जिनका पहला क्लास है ध्यान दीजिएगा। जिनका भी पहला क्लास हो एक बार ध्यान दे लेना है आपका। हम लोग अभी तक जो बात किए थे सिर्फ इंट्रोडक्शन का बात किए थे, कौन सा मेनू आ रहा है, कौन सा रिवर में, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ग्रुप आ रहा है। ठीक है, पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे फिल हैंडल, उसका वीडियो तुम देख लेना। इसके पहले वाला तुम लोग वीडियो देख लेना। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा एक्सेल का यही ये शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सेल हम यूज क्यों करते हैं। ये हमारा वर्ड प्रोसेसर तो है नहीं कि उस पर टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे अगर कुछ अकाउंटिंग, कुछ वैसा काम जिसमें हमको लॉजिकल काम करना हो या कुछ अरिथमेटिक काम करना हो, उसके लिए हम लोग स्प्रेडशीट यूज करते हैं, दैट इज एक्सेल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर एक्सेल के सेल में वैल्यू है तो उसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे। हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। अब जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा 1 है और 2 है, यहाँ 1 और 2 है। मैनुअली तो हम लोग जोड़ के 3 बोल सकते हैं। तुम बोलोगे कि सर 3 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 अलग है, 1 और 2 अलग। 1 और 2 से 3 का कोई लिंक नहीं है। 1 और 2 अगर चेंज होता है तो 3 मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर उस डेटा को हम ऐड करना चाहते हैं जो सेल A1 में है और सेल B1 में है, तो हमको सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा। सेल का रेफरेंस कैसे लेते हैं बताओ? किसी सेल का एड्रेस या रेफरेंस क्या होता है? कॉलिंग नंबर, कॉलम, अच्छा, और रो नंबर। कॉलम एंड रो उसका इंटरसेक्शन होगा, वही उसका बढ़ जाओ। ठीक है, तो हमको पता है कि ये A1 है और ये B2 है, तो हम लिख सकते हैं ना A1 प्लस B2। A1 प्लस B2, ऐसा नहीं कि A1 प्लस B2 जोड़ के कुछ और हो जाएगा। A1 का जो डेटा है, A1 सेल के इनसाइड जो डेटा लिखा गया वो डेटा, और B1 सेल के अंदर जो डेटा है वो दोनों डेटा ऐड हो जाएगा। ओके, अब रहा बात कि क्या हमको इक्वल टू लिख के तब ये लिखना पड़ेगा? क्यों? अगर मान लो हम ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, तुम लोग को बड़ा कर दें। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 और यहाँ लिखते हैं 30। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं 20 प्लस 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होगा। उस सेल में उतना ही लिखना चाहते थे। एक्सेल को कैसे पता कि हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं, है ना? तो इतना ही नहीं, अगर मान लो इसको हम ऐसा लिखते हैं कि हम लिख दें यहाँ पे D2
D2 प्लस E2, कोई दिक्कत नहीं है, D2 प्लस E2। लेकिन हम अगर इसमें कैलकुलेशन करना चाहते थे या कुछ अरिथमेटिक का काम चाहते थे, तो हमको ये बताने के लिए हमको आगे इक्वल टू लिखना पड़ेगा। जैसे इक्वल टू लिखते हैं तो देखिए मेरा वो ऐड हो गया ऐड। कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पे हम लोगों ने यहां पे फिर से लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले इक्वल टू, जब इक्वल टू लिख दोगे तो हमारा जो कर्सर है वो पॉइंट मोड में चला जाएगा। इसके बाद या तो तुम D2 हाथ टाइप करो यहां से, या हम इक्वल टू करके इसको सीधे क्लिक कर देते हैं और प्लस का साइन देने के बाद इसको भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो सेल का जो रेफरेंस है वो खुद ब खुद वहां लिखा गया, इंटर प्रेस करोगे हमको 50 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या यहां पे सिर्फ प्लस होगा? यहां पे अगर ऐसा लिखे कि D2 मल्टीप्लाइड बाई E2, काम करेगा कि नहीं? करेगा। ठीक है, ओके। तो वी कैन डायरेक्टली टाइप इन वैल्यू बट द डेटा स्टेज इट कांस्टेंट, वो हमारा डेटा। अच्छा एक चीज और दिखाना चाहेंगे तुमको, यहां पे यहां इस 20 को हम 25 कर दे तो क्या होगा? एरर आ जाएगा ना? बाकी सब जगह नहीं, सब जगह उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। जैसे ही डेटा चेंज करेंगे सारा डेटा उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। अगर ये हम सिर्फ वैल्यू लिखे होते तो ये काम नहीं होता। तो यहां देखो, क्लिक इन द सेल वेयर द आंसर विल अपीयर, जिस सेल में तुम अपीयर चाहते हो आंसर, उसको क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इक्वल साइन लिखेंगे, उसके बाद कुछ ऑपरेटर है, इसको हम लोग देखेंगे अभी, उस ऑपरेटर को यूज करता हुआ सिंपल मैथ का इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो हमको इक्वेशन लिखने के लिए दो तरीका है। एक तो है वी कैन यूज माउस एंड एरो की आर बोथ पॉइंटर, माउस भी हमारा पॉइंटर है, एरो की भी पॉइंटर है। If you press the equal sign and then use the mouse to click on the another cell, Excel will put into point mode. Point mode मतलब पॉइंट कर सकते हैं जहां चाहे वहां। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे सिलेक्ट करेंगे तो वो एक्टिव सेल हो जाएगा। एक्टिव सेल वही है जहां इक्वल टू प्रेस किए, जहां इक्वल टू प्रेस कर दिए, दैट सेल विल बी एक्टिव सेल। अब जहां जहां क्लिक करेंगे उसका वो रेफरेंस नोट करना शुरू करेगा। ठीक है, click in the cell where the answer will appear, press the equal sign or use the mouse to click on the cell you want to use in your equation and use math operator. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट क्लास है उनको भी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्या क्या ऑपरेटर है हम जो अगर जो मैथ करेंगे यहाँ पे उसमें क्या क्या ऑपरेटर मिलेगा हमको? प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए, और पावर निकालने के लिए कैरेट साइन। यहां देखो, टू लेट एक्सेल नो वी वांट इट टू डू मैथ, वी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम डबल डैश और इक्वल टू साइन। ठीक है, इक्वल टू साइन से हम शुरू करेंगे, तब हमको एक्सेल को ये बता पाएंगे कि हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट यू नीड टू कंसिडर इट एज ए इक्वेशन। ठीक है, अदरवाइज वो टेक्स्ट करता, कुछ भी लिख दो, टेक्स्ट है। तो प्लस साइन अगर हम लिखेंगे तो हमारा, अगर हम किसी सेल में जाकर लिखते हैं इक्वल टू 5 + 2, वो 7 हो जाएगा। माइनस लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। जैसा हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर का काम है वो सारा काम यहाँ पे परफॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए यूज करते हैं फॉरवर्ड, वो वाला जो भागा होता है ना, ऐसा एक डैश ऊपर बिंदु नीचे बिंदु, ऐसा तो नहीं है हमारे पास। हम लोग कैसे भाग देंगे? फॉरवर्ड स्लैश से भाग देंगे, जिसमें हमको भागफल मिलेगा, जिसमें हमको क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। और दूसरा एक लास्ट वाला है कैरेट साइन। ये कैरेट साइन कहाँ होता है? कहाँ होता है? एक्सपोनेंट निकालने के लिए कैरेट बटन है यहाँ पे, जो तुम्हारा कीबोर्ड के ऊपर जो नंबर है उस नंबर पे 6 नंबर पे है। शिफ्ट प्रेस करके अगर तुम वो प्रेस करोगे तो तुम्हारा ये कैरेट आएगा, है ना, ये कैरेट। तो कैरेट में अगर हम लिखते हैं 5 कैरेट 2, इसका मतलब 5 टू द पावर 2।
तो ये अकॉर्डिंगली ये भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। एक एक करके इस सब को एक बार करके दिखाते हैं तुम लोग को तो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा तो लगेगा, पढ़ोगे तब तो अच्छा लगेगा ही। लेकिन है ना, हम मान लो लिखते हैं 5, यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ लिख देते हैं 7, यहाँ लिख देते हैं 3। ओके, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। हो गया ना 7। अब हमको ये काम इस दोनों को भी जोड़ना है, इस दोनों को भी जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ फिल हैंडल से ड्रैग कर देंगे तो ये सब में 7 7 हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब ड्रैग किए ना, फिल किए, तो फार्मूला फिल हुआ, मेरा फार्मूला फिल हुआ। और ये फार्मूला जो हम लोग लिख रहे थे ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस वाला है। तो यहाँ पे लिखे थे तो था B2 प्लस C2, जैसे ड्रैग करके यहाँ दिया ऑटोमेटिकली हो गया B3 प्लस C3। यहाँ आए तो आ गया B4 4 C4, और नीचे ड्रैग करके जाएंगे वो ऑटोमेटिकली रो नंबर बढ़ाता चला जाएगा। तो एक ही फार्मूला हमारे पूरे कॉलम में यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखना चाहें कि इक्वल टू 4 कैरेट का साइन 3, तो क्या होगा 4 टू द पावर 3, 4 गुना 4 गुना 4, 4 जगह 16, 16 चौका 64। इसको हमको अब ड्रैग कर देना है तो सबका पावर निकल जाएगा कि नहीं? हम लोग एक काम गलती क्या की, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 4:3 लिखे हैं, ये नहीं लिखना था हमको। यहाँ पे क्या लिखना था, इक्वल टू दिस वन कैरेट दिस वन, है ना। अब इसको ड्रैग करेंगे हम लोग, ड्रैग करो यहाँ जाके, जैसे ही हमारा फिल हैंडल पकड़ाता है हैंडल पकड़ के डबल क्लिक कर दो। ठीक है, तो मेरा ये सब काम हो गया। तुम देखोगे यहाँ B2 C2 था, यहाँ B3 C3 हो गया, यहाँ B4 C4 हो गया। यहाँ ये हमारा फार्मूला बार है। फार्मूला बार पे दिख रहा है बात तुम लोग को, दिख रहा है? ओके, अब जब हमको पता चल गया कि मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन सा मिला हुआ है, तो अब हम ये देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस ऑपरेटर को यूज करके। ठीक है, पहला ऑटो सम में आते हैं हम लोग। पहला देखो यहाँ पे, यह देखो ऑटो सम। ऑटो सम कहने, हाँ पूछना है, फिर से बोलो। 11 में अगर B2 प्लस C2 करें तो दोनों क्या ऐड, क्यों नहीं होगा? यहाँ मान लो यहाँ पे कहना चाहते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस 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 दिस वन। ठीक है, तो क्या था 4 + 3 होगा, क्यों नहीं होगा, है ना, ये भी होगा। तो ऑटो सम कहने का मतलब देखो यहाँ पे होम टैब पे हमको मिलेगा, यहाँ देखो, यहाँ होम टैब पे ही इस साइड पे देखो यहाँ मिलता है ना, एडिटिंग वाले ग्रुप में यहाँ मिलता है ऑटो सम, मिल रहा है ऑटो सम। ऑटो सम के बगल में जो ड्रॉप डाउन वाला है उसको क्लिक करोगे तो कुछ और हमको मिलेगा, सम एवरेज काउंट नंबर्स मैक्स एंड मिन। ये सारा का सारा फंक्शन है, फंक्शन बहुत सारा है, पूरा का पूरा एक्सेल फंक्शन पे ही बेस्ड है। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि इतना सारा फंक्शन हमको मिल रहा है। ऑटो सम कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, हाँ ऐसा नहीं कि हमको प्लस करके लिखना है। मान लो कि ये नंबर जो है, ये नंबर हम और थोड़ा नंबर बढ़ा देते हैं, इतना नंबर है, ठीक है, इतना नंबर है मेरे पास, सबको ऐड करके हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ऐसे करके सब लिखना पड़ेगा, तब होगा। एक शॉर्टकट है क्या, अभी जो पढ़े हैं उसके हिसाब से, अभी जो पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लोग को इक्वल टू साइन देके एक सेल प्लस दूसरा सेल प्लस तीसरा सेल करेंगे तो ये पूरा का पूरा मेरा सम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका है, इसको सबको सेलेक्ट कर दो एक साथ, ऑटो सम के पास आओ और क्लिक कर दो, तो ये आ गया 32, एकदम वेरी नेक्स्ट सेल में इसका सम आ गया।
ठीक है। अब इस 32 को जब तुम सिलेक्ट करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन हमको दिखेगा हमारे फंक्शन बार में, फॉर्मूला बार में दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये फंक्शन है। हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। अभी देखो ये मेरा ये काम हो गया, यहाँ पे लाके जब इंटर किए तो वो 32 मिल गया। ठीक इसी तरह से और भी फंक्शन है मेरे पास, सम के अलावा एवरेज है। तो इस 32 को डिलीट कर देते हैं और इस सबको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अच्छा एक चीज और, तुम जितने नंबर को सिलेक्ट करोगे उस नंबर का तीन इंफॉर्मेशन एक्सेल बाय डिफॉल्ट तुमको देगा, तुमको चाहिए या ना चाहिए। वो क्या है देखो, टास्क में स्टेटस बार में नीचे एवरेज दे रहा है, नंबर ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ कितना नंबर है सिलेक्ट किया हुआ, और सबका सम दे रहा है, नीचे दिख रहा है तुम लोग को। हाँ तो एवरेज दे रहा है ना 5.33, लेकिन इसको हम अपने शीट पे यूज तो नहीं कर सकते। शीट पे यूज करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो हमको एवरेज मिल गया। अगर मान लो इसको फिर एवरेज हटा, इस नंबर को हम सिलेक्ट करें और इसमें से मीन और मैक्स कोशिश करते हैं। मैक्स तो मैक्स 7 है, मैक्स 7 है। और अगर सबको फिर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम मिनिमम खोजना चाहते हैं, मिन, तो हमको मिन 4 मिल जाता है। और जितना आंसर मिल रहा है ना, सब आंसर को सिलेक्ट करोगे तो तुमको फॉर्मूला बार में एक फंक्शन दिखेगा, एक नाम दिखेगा, नाम के साथ ब्रैकेट में कुछ डेटा है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और हम तुमको बताएंगे। अच्छा पहले शीट पे आओ। तो वी कैन बिल्ड इक्वेशन टू डू मैथ और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बट देयर आर फंक्शन बिल्ट इन टू द एक्सेल। बिल्ट इन फंक्शन मतलब रेडी टू यूज, सब करके रखा गया है, आपको उसको नेम से, नाम से यूज कर लेना है। ठीक है, यह फंक्शन तुमको हर जगह मिलेगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो वहां तुमको लाइब्रेरी फंक्शन के रूप में यह फंक्शन मिलेगा। ठीक उसी तरह से वो फंक्शन एक्सेल में भी है। ठीक, तो कौन कौन सा फंक्शन देखिए हम लोग, सम, एवरेज, काउंट, मीन और मैक्स। ठीक है, when we click on the word auto sum, we will get a sum function. There is a drop down list at the end of the button that will show more function option. यहां देखो इस तरह का इक्वेशन हमको यूज करता है, हम लोग इस तरह का इक्वेशन यूज करते हैं एक्सेल में। जैसे पहला वाला a1 प्लस a2, ये क्या करेगा, a1 और a2 के वैल्यू को ऐड कर देगा। c4 माइनस 3, लगता है गलती है, c4 माइनस 3 होना चाहिए था, या ठीक है, सही है। C4 के डेटा में से 3 घटाना है, जरूरी थोड़ी कि 2 डेटा को जोड़ना ही हो, है ना। C4 के डेटा से गलती नहीं है, C4 में से 3 घट जाना है। ठीक दिए, जतरा खराब हो गया। E7 डिवाइडेड बाई J4 डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, N10 इंटू 1.05 मल्टीप्लाई हो जाएगा, R5 कैरेट द पावर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये समझ गए तो मतलब तुम इक्वेशन बनाना सीख गए। अब छोटा मोटा इक्वेशन जब तुमको मिलेगा बनाने के लिए, तुम एक्सेल में बना सकते हो। जैसे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ जोड़ के टोटल निकालना है। ठीक है, हम तुम्हारा नेम बनाते हैं, नेम लिखते हैं, रोल नंबर, नेम, और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उधर टोटल है, उधर परसेंटेज है। ठीक है, अब हम तुमको बोलते हैं कि तुम रोल नंबर, नेम और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स तुम इंटर करो, इंटर कर दिए। अब टोटल कैसे होगा, ऐड करेंगे हम सबको, है ना, सबको ऐड करेंगे, एक को ऐड कर देंगे और ड्रैग कर देंगे तो सबका टोटल निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से परसेंटेज भी निकाल देंगे। ठीक है, करके देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया सिंपल इक्वेशन। ठीक है, ओके, अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की बात करेंगे, जहां पे हम लोग एक से ज्यादा और डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स को यूज करने वाले हैं। दैट इज कॉम्प्लेक्स फार्मूला। इन सिंपल फार्मूला वी यूज ओनली वन ऑपरेटर, सच एज 7 + 9, 7 - 3, something like that. A complex formula has more than one mathematical operator, such as 2 + 5 multiplied by 8, ऐसा, या 2 या 3 जोड़ घटाओ हो, 1 गुना हो,
या कोई एक भाग हो जाए, ऐसा कॉम्प्लेक्स जैसा सारा का सारा ऑपरेटर उसमें यूज हुआ है। ठीक है, when there are more than one operator in the formula, then order of operation is decided by the spreadsheet which operation to calculate first. किस ऑपरेटर को, मतलब हम बहुत ढेर सारा ऑपरेटर यूज करेंगे, तो पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, इस तरह से हर ऑपरेटर का एक प्रेसिडेंस होगा, एक उसका प्रायोरिटी होगा। बोर्ड मास रूल पढ़े हो तुम ऑलरेडी, जानते हो कैसे होता है। ठीक है, हम लोग को जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है, जैसे हम परसेंटेज निकालने के लिए बताए तो बोले कि मार्क ऑब्टेन बटा टोटल मार्क्स गुना 100, ये होता है ना। 75 में 35 आया तो 35 बटा 75 गुना 100, ये तरीका है मार्क्स निकालने का। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने लिखा मार्क ऑब्टेन बटा टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या ये सही था? ऐसा लिखना सही है कि नहीं? फिर से ध्यान सुनो, मार्क्स ऑफ द मतलब 75 नंबर का एग्जाम है, तुम 35 स्कोर किए हो, तो हम लिखते हैं सेल में के अंदर ऐसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 100। सही है? यस सर, सही। हाँ एग्जैक्टली, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कॉपी पे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 35 बटा 75 गुना 100। तो 100 किससे गुना होता है? 35 बटा 75 डिवाइड करके करने के बाद जो रिजल्ट आता है बचेगा उससे। उससे 100 से गुना करना चाह रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, 75 में हो जा रहा है, मतलब ये 35 डिवाइडेड बाई 7500 जैसा कुछ आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब तुम इक्वेशन लिखो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि तुम्हारा इक्वेशन गड़बड़ नहीं हो। बस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो तुम इस 100 को उठा के लेके आओ 35 के बाद, या कुछ नहीं करना है तो क्या करो, इसको इनक्लोज कर दो, क्योंकि हमको पता है कि ब्रैकेट का सॉल्यूशन पहले होता है, तो सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद तब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑल स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैलकुलेट फॉर्मूला बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन। क्या क्या है? ऑपरेशन इज क्लोज इन पैरेंथेसिस, पहला पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में जो होगा वो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन, अगर कैरेट है तो उसके बाद कैरेट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी सबसे हाई किसका है? पैरेंथेसिस का। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है मेरा एक्सपोनेंशियल, हाँ एक्सपोनेंट वाला। तीसरे पे आ रहा है मेरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो प्रायोरिटी है एक ही है, अगर हम तुमसे बोले 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो तुम जिसको पहले करो जिसको बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट एक ही आएगा, है ना। डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रायोरिटी है एक है। तो इसमें क्या किया गया है कि जिस दो ऑपरेटर का प्रायोरिटी सेम लेवल पे होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बीच में टॉस कैसे होगा? जो पहले आ गया, यस, जो पहले आ गया उसका काम पहले करेंगे, जो बाद में आएगा उसका काम बाद में करेंगे। ठीक उसी तरह मेरा एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी है, जो पहले उसका पहले, जो बाद में आएगा उसको बाद में, दोनों का प्रायोरिटी एक ही होता है। अच्छा फटाफट कॉपी निकालो और ये सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 10 प्लस ब्रैकेट में 6-3 डिवाइड बाई 2 कैरेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4-1। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सॉल्व करेंगे इसको। सर 12। कितना?
12. में 4 तो हो गया तुम्हारा 15। ठीक, सही है। दूसरा वाला करो। दूसरा तो आसान है बहुत, है ना। पहला वाला का किसका किसका आंसर 17 नहीं आया है? पहले वाले का किसका किसका 17 नहीं आया है? बताओ। नहीं आया है तो सही होने का चांसेस है। अच्छा आप बताओ किसका किसका 12 नहीं आया है? 12 जिसका नहीं आया उसका गलत है। ठीक है ना। ओके, अब दूसरे वाला का जिसका इसका 9 नहीं आया है, कौन है जिसका 9 नहीं आया है? 9 नहीं आया है। अच्छा तो 11 जिसका इसका आया है? हाँ सही है, दीपू कुमार। क्षितिज तुम्हारा भी सही है। और 2 कौन आया? दीपू कुमार 2 कैसे 2 निकाले जी? सर सेकंड वाले का 11. सेकंड वाले का 2 कैसे आ गया? सबसे पहले ब्रैकेट 4 - 1 दैट इज 3, उसके बाद गुना 3 3 9 2 11। ठीक है, तो समझ में आ गया बात यहां तक? अब यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ ध्यान दो। हम लोग एक बार देखे ना कि हम जब उसको फिल हैंडल से ड्रैग कर रहे थे, फिल हैंडल से ड्रैग कर रहे थे तो हमारा ऑटोमेटिकली बन जा रहा था, बढ़ जा रहा था आगे आगे। अब एक सिनारियो समझते हैं हम लोग। सब लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे बात नहीं। हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, यहाँ रोल नंबर, नेम, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फिजिक्स, यहाँ केमिस्ट्री, मैथ, टोटल, परसेंटेज। ठीक है, एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, थोड़ा ऊपर खाली जगह छोड़ते हैं। अच्छा, रोल नंबर 1 2 फिल कर देते हैं इसको ऐसे सीरीज बना के। 10 स्टूडेंट, क्या नाम तुम्हारा? आनंद और आदित्य, गोपाल। चलो हो गया, ठीक है, ये नाम हो गया। फिजिक्स में नंबर देते हैं सबको, ऐसा नंबर देते जाते हैं, और ये नंबर हम लोग दे रहे हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100 दे रहे हैं। 34 44
ओके, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं 52 और इसी रेंज में इसको फिल कर देते हैं। 65 यहाँ कर देते हैं 63, 65 से 2 कम है, आ गया। यहाँ 5 बढ़ा के कर देते हैं 70, चलो 4 बढ़ गया, यहां तक आ गया ना। अब देखो अब यहाँ पे एक बात समझो, फुल मार्क्स यहाँ कहीं दिया गया नहीं है। तो एक तरीका हम तुमको दिखाते हैं और उसके बाद एक दूसरा तरीका दिखाएंगे। जैसे मान लो हम लिखते हैं प्लस, हाँ प्लस यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम लोग पहला वाला प्लस प्लस दूसरा प्लस तीसरा, इंटर, और इसको ड्रैग करेंगे तो सबका टोटल निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको परसेंटेज निकालना था, तो कैसे करेंगे? इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे, इक्वल टू ये है तुम्हारा मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाई क्या लिखना है हमको? फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स लिखो, मान लो हम लिख देते हैं 100, तो ये 100 पे हो जाएगा ना, फिक्स हो जाएगा। मान लो हम ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि कहीं किसी सेल में फुल मार्क्स लिखा है पहले से, और यहाँ पे लिखा हुआ है 100। ठीक है, तो हम इसको रेफर करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे 75 लिखा रहे तो ऑटोमेटिकली 75 पे मेरा काम हो। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखते हैं इक्वल टू दिस वन। अच्छा, परसेंटेज वाला देखे थे ना, परसेंट कैसे आता है, और हम लोग 100 से गुना नहीं किए थे, परसेंटेज फॉर्मेटिंग देख चुके हैं, हम लोग वही काम करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं F4 डिवाइडेड बाई दिस वन, 300 होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुना 3। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज आएगा। इसको परसेंट फॉर्मेटिंग करेंगे भी, बाकी ये फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, तो अगर क्या देखिए, ठीक है, ये 48% हो गया। इसको हम लोग अभी, एक मिनट, क्या बोल रहे हो, नहीं समझा? अरे तो K2 इंटू 3 कर दिए थे, K2 में 100 है ना। फुल, अच्छा यहाँ पे फुल मार्क्स जैसे 100 था ना, इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिए, तो 300 हो ना गया। अगर मान लो हम यहाँ पे K2 लिखते हैं और यहाँ पे 300 कर देते हैं, हो गया? अब हो गया ना? एक मिनट, परसेंटेज अभी फॉर्मेटिंग करेंगे। अभी मान लो परसेंट निकालेंगे हम लोग, चलो करके देखते हैं। अभी तुम लोग परसेंटेज फॉर्मेटिंग बताए थे ना कैसे करते हैं, नहीं बताए थे? हम जो करके बता रहे हैं ना, एक बार करके बता लेने तो फिर तुम लोग सवाल करना, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग अभी किए ना, यहाँ परसेंटेज निकाल रहा है हम लोग को, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग टोटल मार्क ऑब्टेन डिवाइडेड बाई मार्क्स ऑब्टेन कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 क्यों नहीं किया, ये सवाल है तुम्हारा। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे जाके मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं, तो हमारा परसेंटेज तो निकल जाएगा 48, लेकिन परसेंट साइन नहीं आ रहा है, परसेंट साइन नहीं आ रहा है। इसीलिए हम क्या किए कि इसको परसेंटेज हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। अच्छा, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब करना क्या है, हम तुमको समझाना ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करते हैं उसके बारे में समझो। क्या इस 48 वाले को फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे तो सारा का सारा काम हो जाएगा? पक्का हो जाएगा? अच्छा, यहां एक बार फिर से देखो, F4 को जब हम नीचे लेके खींचेंगे तो F5 हो जाएगा यहाँ पे।
F5 में उसको 198 मिलेगा, उसको 100 से गुना कर देगा, है ना, और उसके बाद K2 से भाग दे देगा। तो K2 से भाग क्यों देगा? K3 से ना भाग पड़ेगा। यहाँ पे जब आएंगे तो सब एक एक बढ़ जाएगा नहीं, तो F4 बढ़ेगा तो K2 भी तो बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? वेट मिनट, हम लोग क्या, एक मिनट, अभी तक तो हम लोग यही ना देखे थे कि किसी फार्मूला को हम लोग कॉलम पे ड्रैग कर रहे थे, रो वाइज ड्रैग कर रहे थे, तो जैसे जैसे वो फार्मूला नीचे कॉपी हो रहा था उसका रो नंबर बढ़ता जा रहा था। अगर किसी फार्मूला को तुम कॉलम में ड्रैग करोगे तो उसका ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। यही था। अब समझो कि कहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसा केस जहां पे हम इसको ड्रैग कर दे तो क्या होगा, डिवीजन बाय 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे हम K4 से भागा देना चाह रहे हैं, जब यहाँ K5 से, K6 से, K7 से सब में भागा जा रहा है, अलग अलग बढ़ता चला जा रहा है ना, और वहां तो डेटा है नहीं, यहाँ कहाँ डेटा है? डेटा नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब देखो करते क्या है, दो तरह का रेफरेंस है, वही समझना है अभी हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही है, एक है हमारा रिलेटिव रेफरेंस और दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एक ऐसा रेफरेंस जिसको ड्रैग करे तो वो खुद ब खुद इंक्रीज होता चला जाए रो नंबर या कॉलम नंबर, और एक ऐसा रेफरेंस जिसको ड्रैग करे तो सेम ही रहे, वो बढ़े घटे नहीं। ठीक है, तो हमको उसको कैसे करना है? ठीक है, relative and absolute cell reference. There are two type of cell reference, relative and absolute. Relative and absolute reference behave differently when copied and filled to other cells. Relative reference changes when a formula is copied to another cell, but absolute reference on the other hand remain constant no matter where they are copied. By default, all cell reference are relative reference. जितना देखोगे सब मेरा रिलेटिव रेफरेंस ही है, ड्रैग करोगे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और अगला वाला डेटा भी मेरा सॉल्व हो जाएगा। When copied across multiple cells, they change based on the relative position of the rows and column. For example, if we copy the formula A1 plus B1 from row A1 to A2, then formula will become A2 plus B2. Next में एक बढ़ गया। Relative reference are especially convenient whenever we need to repeat the same calculation across the multiple rows and columns. यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्लियर सबको पीछे? अब एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में देखते हैं। There may be time when we do not want to a cell reference to change when filling the cell. जैसे अभी हम लोग का टोटल मार्क्स में हुआ था, हम नहीं चाहते कि वो चेंज हो। Unlike relative reference, absolute reference do not change when copied or filled. We can use an absolute reference to keep a row and a column constant. An absolute reference is designed in the formula by the addition of the dollar sign before the column and the row. हम लोग कैसे लिख रहे हैं? पहले कॉलम फिर रो, ऐसा लिख रहे हैं ना, A1। ओके, जिसको फिक्स करना है उसके पहले डॉलर लगा दो। हम लोग अभी क्या कर रहे थे? डाउनवर्ड्स ड्रैग कर रहे थे, कॉलम तो नहीं चेंज हो रहा था मेरा, के तो के था, के 2 3 4 5 6 मतलब रो नंबर चेंज हो रहा था। तो हम लोग क्या करें? के $1 लगा देते हैं, तो हम लोग रो नंबर को एब्सोल्यूट बना दिए। ठीक है, तो जिसको एब्सोल्यूट बनाना उसका के डॉलर लगा दो। तो कंप्लीट एब्सोल्यूट कब बनेगा? जब दोनों में डॉलर लग जाएगा। $A $1, $B $2, तो वो रेफरेंस मेरा एब्सोल्यूट हो गया। वो तुम्हारे फॉर्मूला में कहीं भी होगा, ड्रैग करोगे वो घसकेगा, टच से मस नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी एक को फिक्स करना है, किसी एक को एब्सोल्यूट करना है, तो उसके सामने डॉलर लगाओ, दोनों में मत लगाओ। उसको बोलते हैं मिक्स फॉर्म। देखो $A $2, the column and the row do not change when copied. A $2 मतलब मेरा A तो फ्री है ना, A अभी भी रेफरेंस मेरा रिलेटिव है। हम कॉलम वाइज घसकाएंगे तो A B C D होगा,
लेकिन रो वाइज घसकाएंगे तो 2 ही रहेगा, 3 नहीं होगा। तीसरा वाला देखो, यहाँ पे कॉलम फिक्स कर दिए हैं हम लोग और रो फिक्स नहीं है, ठीक है। अब वापस उसी प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद हम लोग करते क्या है, इस फॉर्मूला पे K2 वाला पे आते हैं और हम लोग को क्या करना है, डॉलर लगा देना है। डॉलर आगे और पीछे दोनों डॉलर लगा देना है। एक तरीका डॉलर लगाने का और भी है कि वहां पे जाके F4 बटन दबाओगे तो अपने आप वो एब्सोल्यूट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट एब्सोल्यूट बन गया। एक बार और F4 दबाते हैं तो इस बार हमारा सिर्फ रो नंबर हमारा एब्सोल्यूट हुआ। एक बार और दबाओ, इस बार कॉलम नंबर मेरा एब्सोल्यूट हो गया, रो नंबर छोड़ गया। एक बार और दबाओ तो क्या हो गया, वापस मेरा रिलेटिव रेफरेंस पे आ गया। मतलब पहली बार दबाएंगे तो कंप्लीट एब्सोल्यूट, एक बार और दबाएंगे तो रो, तीसरी बार दबाएंगे तो कॉलम। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये भी कर देंगे तो काम चलेगा। हमको ड्रैग नहीं करना है कॉलम भाई, ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। अब इसको एंटर कर दो। अब इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, होगा ना, काम कर गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी K2 था, यहाँ भी वो K2 मिलेगा। F7 हो गया लेकिन K2 ही रहा, यहाँ भी वो K2 ही रहा, यहाँ F11 हो गया। क्लियर हुआ तुम लोग को? ये सवाल पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाएगा और पूरे एक्सेल में एब्सोल्यूट और रेफरेंस का पूरा इस्तेमाल है, पूरा जबरदस्त रूप से इसको यूज करना है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा पूछेंगे, उसके बाद आगे क्लास शुरू करेंगे।